जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। उम्मीद है कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी और एक सिस्टमेटिक वे में अपनी लाइफ को, टाइम टेबल को आपने डिज़ाइन कर रखा होगा और एक पार्टिकुलर पैटर्न को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। स्टडी के रिगार्डिंग अगर कोई समस्या हो, ना कि ओनली इकोनॉमिक्स से संबंधित, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये पर्सनल अपना नंबर है और 83 लास्ट में है, 9871557883। आप इस पर कांटेक्ट करिए या व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली हमसे कोई भी सुझाव, कोई भी आपका जो डायरेक्शन है स्टडी में, कुछ उसमें बदलाव करना है या प्रॉपर है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली इस पर कांटेक्ट कर करके पूछ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ हमने आज से स्टार्ट कर दी है और अभी लास्ट क्लास में हमने इसमें डिस्कस किया था जो बुक्स हैं स्ट्रेटजी, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको पढ़ने हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। इसके टॉपिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको जानना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी हैं इकोनॉमिक्स के, वो एनालिटिकल होते हैं और करंट के ट्रेंड से रिलेटेड होते हैं। जो करंट चल रहा होता है उसी के आधार पे कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशंस को कमीशंस पूछते हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, अप्रोच क्या हो, वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी। इंडियन इकोनॉमी, इसमें लगभग यूपीएससी में 20 या 18 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है। मेंस की अगर बात करें यूपीएससी में, तो जीएस पेपर थर्ड, उसकी स्टार्टिंग के 8 या 9 यूनिट जो है वो इंडियन इकोनॉमिक से रिलेटेड है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब इंक्लूडेड है। और अब हम रेगुलर क्लासेस इसकी स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेथड होगा स्टडी का यानी डिस्कशन का, उसमें हम एक वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और लेक्चर के साथ साथ सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन पीटी के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, नोट्स कैसे बनाएं, कौन कौन सी बुक्स को पढ़ें, कौन कौन सी बुक्स को छोड़ दें, कैसे आप 3 महीने में पीटी को बीट कर सकते हैं, कैसे आप 5 and 4 मंथ में मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो, कोई भी बुक्स, कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, इवन कि मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर कोई टॉपिक आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए, मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि बेस्ट इस बुक्स में कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स दिया हुआ है और आप डायरेक्टली वहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ताकि कमीशन यानी स्टेट हो चाहे यूपीएससी हो, किसी भी कमीशन के को इनकम पास कर सकें, आसानी से उसके स्पेल को आप कैचअप कर सकें, कवर कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा पहला चैप्टर है और सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही स्ट्रीम्ड वे में हम अपनी क्लासेस को रेगुलर कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि बहुत ही सिंपल वे में हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दें। बहुत ही कम्पैक्ट होंगे हमारे नोट्स, बस आप नोट्स को पढ़ते जाइए और उसके बाद कॉन्सेप्ट को खुद समझने के लिए प्रयास करिए और एग्ज़ाम तक ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे या कमीशन के क्वेश्चंस आपके हाथ में ग्रिप में आ जाएंगे। वैसे मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, पूरा मार्केट भरा पड़ा है, बट इसमें आपको ये डार्क जोन से निकल करके लाइट जोन में आना है और उस बल्क में, उस चकाचौंध अंधेरे में आपको खो नहीं जाना है। बस बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा बल्क मटेरियल को आप ना पढ़ें। वनली सिंपल इंफॉर्मेशन जो इजी वे में आप तक पहुँचे उसी को आप पिकअप करें और सेलेक्टेड बुक्स को पढ़ें। इवन की एनसीईआरटी भी सारी की सारी नहीं पढ़नी है, कुछ ही सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन, कुछ ही सिलेक्टेड एनसीईआरटीज आपको पढ़नी होती हैं जो कि पीटी और मेंस के रिलेटेड है।
मेथड ऑफ स्टडी, अप्रोच ऑफ स्टडी एंड स्ट्रेटजी, यही आपका डिसिसिव फैक्टर है सिलेक्शन का। आप अननेसेसरी जैसे कि एक जानवर की तरह मेहनत करते चले जाएंगे, सिलेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। ये जानवर वर्क नहीं है, ये ओनली रेशनल वर्क है, स्मार्ट वर्क का नाम है। ये एग्ज़ाम बिना गाइडलाइन के, बिना प्रॉपर आप मतलब कि जैसे टॉर्च बियरर के आप टारगेट तक, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज जितना ही पढ़ते जाएंगे, जितने आप समय गुजारेंगे इस एग्ज़ाम में, उतना ही नॉलेज आपका बढ़ता चला जाएगा। बट नॉलेज नहीं गेन करना है, आपको टारगेट तक, उद्देश्य तक पहुंचना है। कैसे? कम टाइम में मिनिमम स्टडी करें, आप मिनिमम सब्जेक्ट मैटर को उठाइए और आप एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पिक कर ले जाइए। ये हुनर आपको लर्निंग से आएगा, क्लास करने से आएंगी और सेल्फ स्टडी से आएगा, यानी जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंसेस। तो अपनी गलतियों से आप ना सीख कर करके अगर आप ट्राई करेंगे कि पहला अटेम्प्ट आपने ख़त्म किया, दूसरा अटेम्प्ट ख़त्म किया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6 अटेम्प्ट आपने लॉस कर दिए। ओनली सिंगल अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखना शुरू कर दें। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बात कही थी कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीखना चाहे तो एक इंसान को, एक आदमी को इन जनरल 60 साल की ज़िंदगी मिलती है। तो 60 साल के ड्यूरेशन में वो हार्डली 60 गलतियां, यानी कि 60 गलतियां करके 60 इंफॉर्मेशन सीख सकता है। बट आपको तो पूरा बल्क सीखना है, पूरी दुनिया सीखना है, सब कुछ जानना है। उसके सीखने का मेथड क्या होगा? तो आप अपनी गलतियों से ना सीख करके दूसरों की गलतियों से सीखिए। जैसे हम आपके सामने प्रेजेंट हैं, हमने जो गलतियां की, इवन कि हमको पता भी है कि आप कहाँ कहाँ गलत करेंगे, कौन सा सॉफ्ट जोन है, कौन सा हार्ड जोन है, कहाँ पे कंफ्यूजन होगा और किस चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। तो अपनी गलतियों से ना सीख करके दूसरों की गलतियों से सीखिए। अदरवाइज आप 60 साल की जिंदगी में 60 गलतियां करके मात्र 60 इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं। बट यहाँ पे तो आपको मिलियन एंड बिलियन इंफॉर्मेशन सीखना है, इसीलिए आपको क्लास करनी होती है, बुक्स करनी होती है और दूसरे के एक्सपीरियंस को बुक्स के थ्रू एंड टेक्स्ट के थ्रू एंड ऑनलाइन आपको पढ़ना होता है और उसको समझना होता है। एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जाम लर्निंग का है। लर्निंग से आपका एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होगा। व्हाट इज लर्निंग? ये एग्जाम क्या है? लर्निंग का है। लर्निंग का मतलब क्या होता है? टू रीड along with understanding. Reading with understanding, that is learning. Thinking about the informations, how, where and what. Using these tools and to develop its own thinking, that is the learning. तो कोई चीज़ पढ़िए, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और उस पर सोचिए, वाट, वेयर, हाउ के मेथड से, और उसको फिर मेमोराइज करने की कोशिश करिए। लास्ट में इनिशियल लेवल पे आप कोई चीज़, कोई भी फैक्ट्स, कुछ भी मेमोराइज मत करिए। इनिशियल लेवल पे उसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए। लास्ट मोमेंट में आपको उसको मग्ड अप, यानी याद करना है, मेमोराइज करनी है। हम क्या करते हैं गलती कि इनिशियल लेवल पे कोई चीज़ मग्ड करते हैं या रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं, वो करने लगते हैं। तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद थिंकिंग, रीडिंग विद एनालिटिकल एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो ऐसी रीडिंग लगाइए कि जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को जनरेट करे, जो कि आपके अंदर एक थिंकिंग लाए, एक विचारधारा क्रिएट करे, दैट इज द लर्निंग। ये एग्जाम लर्निंग का है, रट्टाफिकेशन का नहीं। लर्निंग के आधार पे ही आपको फैक्ट्स, डेटास बहुत ही आसानी से मेमोराइज हो जाएंगे। अगर आप डेटा को डायरेक्टली स्ट्राइक करेंगे, डायरेक्टली मेमोराइज करना चाहेंगे, तो आप आसानी से मेमोराइज नहीं कर सकते। आपका टाइम लॉस होता चला जाएगा और आप कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक, तो टाइम और पैसे को आपको बचाना है। मिनिमम टाइम में आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। उसके लिए कुछ प्रॉपर टूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उसको फॉलो अप करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
बल्क इंफॉर्मेशंस आपको नहीं उठाने हैं यहाँ पे, बस सेलेक्टेड बुक्स, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल ही पढ़ने हैं। क्या है? सेलेक्टेड बुक्स और सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल्स पढ़ने हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत ही पतली बुक है, आसानी से रिवीजन हो जाएगा, बट वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है, तो वो उसमें खो जाते हैं और अननेसेसरी टाइम अपना लॉस करते हैं या वेस्ट कर देते हैं। आपको सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है, बट कमाल ये है कि उस बुक्स को पढ़ने के बाद कितना टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया रिवीजन में, तो रिपीटेशंस है। क्या है? सेलेक्टेड बुक्स विद रिपीटेशंस। सेलेक्टेड बुक विद रिपीटेशंस यानी कि रिपीटेड स्टडी होगी। जितनी ज्यादा रिपीटेड स्टडी होगी उतना ही ज्यादा आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। ये नहीं कि मल्टीपल बुक्स को एक ही बार पढ़िए, बट सेलेक्टेड बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। यू हैव टू रीड सेलेक्टेड बुक्स मल्टीपल विद मल्टीपल स्टडी विद मल्टीपल टाइम्स, ना कि ऐसा कि मल्टीपल बुक्स विद सिंगल टाइम्स। ठीक है? तो रिपीटेशंस करिए। एक ही बुक को जैसे आपने क्वालिटी में लक्ष्मीकांत उठाया तो उसको 7 टाइम 8 टाइम 10 टाइम्स पढ़िए। ऐसे मेरी एक क्लास की नोट्स क्रिएट हो जाएगी, उन चैप्टर वाइज या मॉड्यूल वाइज उन नोट्स को आप मल्टीपल टाइम पढ़ते रहिए, वो आपको सिलेक्शन दिला देगा। सेलेक्टेड एनसीईआरटीज हैं उन्हीं को पढ़िए। इकोनॉमिक्स में के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो कोई भी एनसीईआरटी ऐसी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो बेनिफिशियल है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कम्पैक्ट वे में इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी लिखी गई हैं जिसको आप पढ़ करके समझ नहीं सकते। 9th और 10th की कोई भी एनसीईआरटी वो आपके लिए इनसफिशियंट है। वो ये समझिए कि आप बस एक रीडिंग वैसे कोई भी 9th 10th की बुक्स अगर लगानी चाहें तो लगा सकते हैं, बट वो आपके थिंकिंग और थॉट्स को डेवलप नहीं करेगा। मिनिमम स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे इस एग्जाम में वो 11th और 12th है, और 11th और 12th की भी सिलेक्टेड एनसीईआरटीज हैं। कुछ एनसीईआरटीज ऐसी हैं कि जो कि यूजलेस हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो यूजफुल हैं बट वो आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ ऐसी हैं जो यूजफुल हैं और समझ में भी आ जाएंगी। जैसे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जितनी एनसीईआरटी हैं वो ज़्यादातर यूजफुल हैं और ज़्यादातर आसानी से समझ में भी आ सकती हैं। पॉलिटी की लक्ष्य अगर हम बात करें तो लमसम जो एनसीईआरटीज पॉलिटी की हैं वही एनसीईआरटीज को क्रक्स करके अलग अलग टाइम टू टाइम, स्पेस टू स्पेस, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उन्हीं इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करके लक्ष्मीकांत की बुक तैयार कर दी गई। बहुत से पैसे देखेंगे एनसीईआरटी के वहाँ पे कैचअप किए गए और आसान शब्दों में लिखे गए। इसलिए भटकना नहीं है। सेलेक्टेड बुक्स, सेलेक्टेड मटेरियल, सेलेक्टेड स्टडी, बट ये रिपीटेशंस मोर देन 7 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स रिपीट करिए। नोट्स की अगर बात करें तो चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस है, मिनिमम आपका हैंडी नोट्स होना चाहिए। क्या है? नोट्स मिनिमम लेवल पे आपका होना चाहिए ताकि उसको रिवीजन करने में एग्जाम के टाइम में आसानी हो। नोट्स के बिना आप सक्सेस नहीं पा सकते। मान लीजिए लक्ष्मीकांत है, उसका क्रक्स तैयार कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम हो उसकी क्रक्स तैयार करिए। 500 पेज को 200 पेज में आप करिए। दैट इज एनालिटिकल एबिलिटी, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, इसके थ्रू आएगा आपका। ये कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं, उसको आपको फॉलो करना होगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है? और पहले नंबर पे कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में बातें कर लें। कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे इकोनॉमिक्स में, इसमें इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन और जैसे कि माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस को कंपेयर करेंगे। बट जो मेन टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अब अगर बात की जाए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी यानी कि सब्जेक्ट मैटर का या स्टडी मैटर्स का, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट इनिशिएट होता है
या एग्जिस्टेंस में आता है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। क्या है? फिलॉसफी। इट इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट इसी से ओरिजिनेट होते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स रेडिएटेड फ्रॉम द फिलॉसफी। ऑल अदर सब्जेक्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलॉसफी। अब सवाल ये कि फिलॉसफी है क्या? फिलॉसफी टॉक्स अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, टॉक्स अबाउट सोल, whether soul died or not, life after death. These are discussed in the philosophy. The religious aspect, existence of the universe, soul, whether soul died or not, whether God exists or not. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशंस हम इसमें डिस्कस करते हैं, उसी को हम कहते हैं फिलॉसफी। बट फिलॉसफी में पहले सारे सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किए जाते थे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। बट जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी होती गई स्टडी का, या आप मतलब कि सब्जेक्ट मैटर की, उतनी ही ज़्यादा जो है टेक्स्ट लिखे गए और स्पेसिफिकेशन होता चला गया। एक समय ऐसा आया कि फिलॉसफी में ओनली रिलीजियस एस्पेक्ट, गॉड, सोल, यही सब डिस्कस किया जाने लगा, और जो अदर सब्जेक्ट जो कि इससे ओरिजिन हुए, गरचे इसी से ओरिजिन हुए, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, बायो है, मैथमेटिक्स है, सब सारे सब्जेक्ट इसी से ओरिजिनेट होते हैं। तो फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट रेडिएटेड फ्रॉम द फिलॉसफी या ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फिलॉसफी। But with the passage of time, these subject matters and study of the subject matters specified and become the peculiars. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये सारे सब्जेक्ट मैटर पिक्यूलियर होते गए और उनकी स्पेसिफिक धारा एक एग्जिस्टेंस होने लगा और एक अलग नाम से वो जाने लगी। बाद के दिनों में फिलॉसफी से हमारा तात्पर्य ओनली रिलीजन, गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डेथ, फीचर ऑफ गॉड, डेथ, whether soul died or not, इस तरह की इंफॉर्मेशन को फिलॉसफी में डिस्कस किया जाने लगा। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जो इससे निकले, उनको डिमार्केट कर दिया गया या डिफरेंशिएट कर दिया गया, उनको अलग एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट घोषित कर दिया गया या बना दिया गया। ठीक है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स भी आपका इसी से निकला होगा। क्या इसी से निकला है? इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इकोनॉमिक्स, इसमें दो वर्ड हैं। क्या है? टू वर्ड्स है। एक तो आपका इकोनॉम, ये हो गया, और एक है आपका आईसीएस। जैसे देखिए, उपसर्ग एंड प्रत्यय हिंदी में होता है। उपसर्ग मतलब कि किसी वर्ड जो बेसिक वर्ड है उसके पहले कोई वर्ड लग जाता है, दैट इज उपसर्ग। किसी वर्ड्स के पीछे कोई वर्ड लग जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यय हिंदी में। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में सफिक्स क्या है? आईसीएस। ये सफिक्स है, ये बाद में जुड़ गया आईसीएस। तो यहां पे वर्ड क्या है? सफिक्स क्या है? आईसीएस। ठीक है, इकोनॉम प्लस आईसीएस। आईसीएस ये सफिक्स, यानी कि बाद में जो वर्ड जुड़ा हुआ आईसीएस, इसका मतलब क्या होता है? आईसीएस मीन्स साइंस स्टडी। आईसीएस मीन्स साइंस स्टडी डिस्कशन एंड सब्जेक्ट मैटर, दैट इज आईसीएस। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, आईसीएस लगा हुआ है ना, आईसीएस। फिजिक्स, आईसीएस लगा हुआ है, इसमें भी सफिक्स क्या है? सफिक्स मतलब बाद में जो कुछ वर्ड आते हैं और जो रूट वाला वर्ड्स है उसको एडवांस करते हैं, उसके मीनिंग को बदल भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिक्स, जिसको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आईसीएस क्या है? ये सफिक्स है। आईसीएस का मतलब क्या होता है? साइंस स्टडी, है ना। जैसे कि फिजिक्स
आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इन सब में क्या वर्ड, कौन सा वर्ड है, आईसीएस एज ए सफिक्स वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, साइंस एंड स्टडी, आईसीएस का। ठीक, नेक्स्ट वर्ड क्या है कि इसमें इकोनॉम, अगर हम इसको ले लें, ये जो आपका इकोनॉम है, ग्रीक वर्ड इकोनोमियोस, क्या है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिकोस, ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिकोस, उससे इकोनॉम बना हुआ है। ओइकोनोमिकोस का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या है इट्स मीनिंग, मैनेजिंग ए हाउस होल्ड, managing a household, that is oikonomikos, that is the Greek word. Actual oikonomikos को अगर फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये इट्स सेल्फ टू वर्ड से बना हुआ है। क्या है, ओइको, बोथ आर ग्रीक वर्ड्स, बोथ आर ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ओइको मीन्स हाउस होल्ड, ओइको मीन्स हाउस होल्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो आपका नोमिकोस है, नेमेइन, क्या वर्ड है, नेमेइन, नेमेइस का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट, नेमेइस मीन्स मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, दैट इज ओइकोनोमिकोस, ठीक है, या मैनेजिंग हाउस होल्ड अफेयर्स इज कॉल्ड ओइकोनोमिकोस। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक के गांव को ले लें या घर को ले लें, उस टाइम पे जब ये वर्ड्स की उत्पत्ति हुई, तो एक घर में कितना फंड है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस फंड से कितनी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो सकती हैं, फुलफिल हो सकती है, पूरे हाउस होल्ड के अफेयर को कैसे मैनेज किया जाए एक पार्टिकुलर लिमिटेड फंड से, लिमिटेड रिसोर्सेज से, दैट इज इकोनॉमिकोस या मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, अब यहीं से आपकी इस वर्ड की उत्पत्ति होती है, इकोनॉमिकोस की। ठीक, अगर हम इसको इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे तो प्रॉपर जो डिफिनेशन होगा इकोनॉमिक्स का, ये आपका बेसिक रूट्स हो गए, बेसिक वर्ड्स हो गया। ठीक है, इसका डिफिनेशन हो गया इकोनॉमिक्स का, इट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services in an economy. What is the economics? It is the science, it is the study of goods and services, how much to produce, to whom it will be distributed, who would be the consumer. Economic related with production, distribution and consumptions of goods and services in a society. ठीक है, इकोनॉमिक क्या है, ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से संबंधित स्टडी करता है। अगर हम फर्दर इलेबोरेट करें प्रोडक्शंस को, डिस्ट्रीब्यूशंस को, कंजम्पशंस को, तो देखिए इकोनॉमिक्स इट डील्स विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. What is the economics? It deals with
प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज, इसको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स डील्स विद प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज, है नी, एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट, इकोनॉमिक बातें करता है किसके रिलेटेड में, प्रोडक्शन, सेल एंड कंजम्पशन, ये भी हम कह सकते हैं, ये भी एक आसान डिफिनेशन है। इकोनॉमिक टॉक्स अबाउट प्रोडक्शन, सेल, क्या है, प्रोडक्शन, सेल एंड कंजम्पशन, ठीक है, इसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, या इट रिफर्स with regarding production से exchange and consumption। हम सेल को क्या कह सकते हैं, एक्सचेंज भी कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन मेंशन किया, इट डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। अगर इसी में एक वर्ड्स और मैं जोड़ दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे हमारी जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे ही और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, डायरेक्टली आप वहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। एक वर्ड अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इकोनॉमिक डील्स विद द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, क्या है, एक्सचेंज, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, देखिए ये प्रोडक्शन है, पहले इसके बारे में देखें, ठीक है। प्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स टू जनरेट यूटिलिटी, टू इंक्रीज वैल्यूएशन या वैल्यूएबल थिंग्स, to make valuable things, that is the production। using different inputs factor for the production, that is production। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है, क्रिएटिंग द यूटिलिटी। व्हाट इज प्रोडक्शन, तो इससे एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, जनरेटिंग या क्रिएटिंग द यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है, या सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो व्हाट इज द प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दैट इज प्रोडक्शन। और फर्दर मतलब अगर मैं इसको एलेबोरेट करता चलो जाऊं, तो टू प्रोड्यूस, टू जनरेट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, टू जनरेट द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, है नहीं, टू प्रोड्यूस या टू जनरेट द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस की जाती है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम समझते हैं कि दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, मान लेते हैं ये आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जैसे कोई आपको एक इंडस्ट्री लगानी है या प्लांट्स लगाने हैं, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होती है, नंबर एक पे लैंड्स, क्या होती है, लैंड यानी कि ज़मीन। दूसरे नंबर पे आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल यानी पूंजी, फंड जिसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। थर्ड नंबर पे आपको प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप
या ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योरशिप। इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसी के आधार पे कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखिए, लैंड अगर आप किसी से लीज पे लेते हैं, अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसको बदले में यानी रिवार्ड्स के तौर पे क्या देंगे भाई, इसको रिवार्ड्स यानी कि लैंड अगर आप लीज पे लेते हैं कोई फैक्ट्री या कोई प्लांट लगाने के लिए, तो उसको बदले में यानी उसका रिवार्ड्स क्या होगा लैंड का, उसको हम रेंट कहते हैं, है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। आप अगर कोई बंदा लेबर हायर करते हैं किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी कुल कारखाने के लिए, तो आपको लेबर को जो तनख्वाह देनी होगी, बिना तनख्वाह के कोई लेबर काम करेगा नहीं, तो उसको हम उस रिवार्ड्स को क्या कहेंगे, दैट आर वेजेस एंड सैलरीज। क्या कहलाते हैं ये, वेजेस एंड सैलरीज। थर्ड नंबर में आपको कोई फैक्ट्री या कोई प्लांट लगाना है या कोई प्रोडक्शन यूनिट जनरेट करना है या सेटअप करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत होगी, पूंजी जिसे कहते हैं, और उस पूंजी के बदले में आपको क्या मिलेगा भाई, बैंक आपको अगर पूंजी देता है, फंड या कैपिटल देता है, तो बैंक को क्या फायदा मिलता है, बैंक अगर लोन देता है आपको कैपिटल या पूंजी या आपका फंड, तो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, रिवार्ड्स के तौर पे, दैट इज इंटरेस्ट, है नहीं। एक बंदा एंटरप्रेन्योर है या एक बंदा फर्म या कोई फैक्ट्री या कोई इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करता है, कोई बिजनेस कोई कारोबार स्टार्ट करता है, तो वो रिस्क लेता है, ठीक है, रिस्क लेता है, और इस रिस्क के आधार पे उसको जो रिवार्ड्स मिलेगा उसको क्या कहा जाएगा, दैट इज प्रॉफिट। क्या कहा जाएगा इसको, प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके बदले में, एवज में, रिवार्ड्स के तौर पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स होता है। अब यहां पे हमने एक चीज मेंशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए, प्रोडक्शन तो हो ही गया, ये मैंने मेंशन कर दिया, प्रोडक्शन क्रिएटिंग यूटिलिटी या टू प्रोड्यूस रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, दैट इज प्रोडक्शन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मेंशन कर दूं, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हिंदी में वितरण। किस चीज का वितरण होगा, इन चीजों का वितरण, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, इसका वितरण, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट among बिजनेस एंड सोसाइटी। देखिए, हम अगर यहां पे दो ग्रुप में, एक तो जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करने वाला है, और एक ये प्रोडक्शन के अलावा दूसरे लोग हैं, उनको हम सोसाइटी मेंशन कर रहे हैं। इसी सोसाइटी से लोग बिजनेस में, यानी बिजनेस का मतलब फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी सोसाइटी से बिजनेस को क्या मिल रहा है, लेबर मिल रहा है। सोसाइटी के पास जो जमीन है, सोसाइटी मतलब समाज, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड इज सोसाइटी, यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म में आप समझिए, ठीक। तो इसी सोसाइटी यानी कि नॉर्मल लोग, सिर्फ फैक्ट्री वाले या बिजनेस वाले लैंड जो लेंगे तो उसके एवज में क्या देते हैं, रेंट देंगे सोसाइटी को, ठीक है। लेबर भी यानी कि मैन पावर भी इसी सोसाइटी से, हाउस होल्ड या इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, वहाँ से लैंड इनको मिलेगा। उसके अलावा आपका इसी सोसाइटी में देखिए कि लोग ही बिजनेसमैन भी होंगे। अगर वो बिजनेसमैन है यानी कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। कुछ लोग बिजनेस कर रहे होंगे यानी कि बैंकिंग का काम कर रहे होंगे, तो वहां से लोन लिया जाएगा तो उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा।
तो इन रिवार्ड्स को, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स को बिजनेस और सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कहा गया इसमें मकसद है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट एमंग बिजनेस एंड सोसाइटी, ये है आपका इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, इसी को हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो इट डील्स आल्सो विद डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? आपका रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट एमंग बिजनेस एंड हाउस होल्ड या सोसाइटी, ब्रॉड टर्म हो जाता है। द कलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड इज कॉल्ड सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एक्सचेंज। इसको भी देख ली। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में देख लें। एक्सचेंज, देखिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है उसको हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ लोग प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लोग उसको सेल करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। सारी गुड्स या सारी सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ यूज के लिए प्रोड्यूस नहीं की जाती। कुछ तो सेल्फ यूज किया जाता है और रिमेनिंग आपका एक्सचेंज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में एक पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, सेलिंग एंड बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज एक्सचेंज। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि कंजम्पशन। ये पॉइंट इसको भी मेंशन कर दूं मैं, इसको भी ओपन कर देता हूं, थोड़ा सा देखता हूं इसमें क्या पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पे। कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल इट्स ओन वांट्स, दैट इज कंजम्पशन। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स की अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो हमने तो एक वर्ड मेंशन किया कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए सोसाइटी। बट इसको मैंने अगर ओपन किया, एलेबोरेट किया, तो हम इस निष्कर्ष से पहुंचे कि इकोनॉमिक्स क्या है? कोई भी नई रिसोर्सेस को पैदा करना और उन रिसोर्सेस से ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना, उसके बाद रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स को सोसाइटी में और बिजनेस में, फर्म में आपस में वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद जो गुड्स सर्विसेज पैदा हुए उसका आपस में लोगों में एक्सचेंज करना, बाई करना, सेल करना, फाइनली लास्ट में उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना ताकि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन हो या ह्यूमन वांट फुलफिल हो जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स। ये हो गया इकोनॉमिक्स। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ है हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट पे डिस्कस करते हैं डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आदम स्मिथ को ले लेते हैं और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या डिफिनेशन है। क्या है आदम स्मिथ? आदम स्मिथ, ये देखिए इकोनॉमिक्स में फेज वाइज जिस तरह से अदर सब्जेक्ट में अलग अलग थिंकर्स और अलग अलग फाउंडर्स हुआ करते हैं, ऐसे ही ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फाउंडर माने जाते हैं आदम स्मिथ। और इन्होंने वेल्थ का डिफिनेशन दिया था। इकोनॉमिक्स को क्या कहा था? डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? तो आदम स्मिथ, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक, आदम स्मिथ 18th सेंचुरी, क्या है 18th सेंचुरी के स्कॉलर हैं। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? 18th सेंचुरी के स्कॉलर, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। ठीक है, और ये क्लासिकल इकोनॉमी के फादर हैं। ठीक है, क्या है? फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स।
या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ही ऐसे रैंडमली हम बोलते हैं इनको, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज आदम स्मिथ। और उसके बाद आदम स्मिथ ने क्लासिकल इकोनॉमी की थ्योरी को इन्होंने सॉलिडिफाइड किया। तो अगला पॉइंट क्या है, सॉलिडिफाइड क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, है ना। क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी को इन्होंने सॉलिडिफाइड किया था। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है आदम स्मिथ के रिगार्डिंग, ही वॉज अगेंस्ट द मर्केंटलिज्म। ही वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेंस्ट द मर्केंटिलिज्म, एक तो ये पॉइंट हुआ, एंड प्रोपाउंडर ऑफ लेजेस फेयर थियरी, एंड ही वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ लेजेस फेयर थियरी। ठीक है, लेजेस फेयर थियरी के ये प्रोपाउंडर हैं और मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट हैं। ठीक, अब पहले जान लें व्हाट इज मर्केंटलिज्म। व्हाट इज मर्केंटलिज्म? मर्केंटलिज्म ये भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि 16वीं सेंचुरी से लेकर के 18वीं सेंचुरी तक प्रैक्टिस में था। कब से? 16 to 18 सेंचुरी में ये प्रैक्टिस में था। इसका पर्पस क्या हुआ करता था? टू एम्पावर द स्टेट थ्रू कलेक्शन ऑफ वेल्थ एंड पावर। टू empower the state through collection of wealth and power, collection of wealth and power। वेल्थ का कलेक्शन कैसे होगा, सवाल ये है। इसके लिए मर्केंटलिज्म के अंतर्गत वेल्थ के कलेक्शन के लिए सरप्लस ट्रेड को प्रमोट किया जाता था। क्या था? टू प्रमोट द सरप्लस इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और आपका इंपोर्ट कम हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को कहा जाएगा प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड discouraging imports। ठीक, अब वेल्थ को मेनली जो कलेक्शन किया जाएगा वो किस फॉर्म में? वो मेटेलिक करेंसीज में। उससे पहले बार्टर सिस्टम का बहुत ज्यादा प्रचलन में था, बट ये मिडिवल पीरियड में मर्केंटलिज्म ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया मेटेलिक करेंसी, खासकर गोल्ड और सिल्वर को। तो टू अक्यूमुलेट द गोल्ड एंड सिल्वर या मेटेलिक करेंसी, ये भी इसी में हो जाएगा ना। यानी कि गोल्ड और सिल्वर को अपने पास वेल्थ को कलेक्शन करना, ये है ना, टू कलेक्ट द इंक्रीज द वेल्थ। अब एक्सपोर्ट को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं और इंपोर्ट को रोकना चाहते हैं कोई भी कंट्री, तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है? प्रोटेक्शनिज्म। क्या अडॉप्ट करती है? प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उस पर टैरिफ इंपोज किया जाता है। ठीक है, इंपोजिंग टैरिफ ऑन इंपोर्ट, ताकि इंपोर्ट को रोका जाए। और साथ में प्रोटेक्शनिज्म में आप देखेंगे कि सब्सिडीज ज्यादा दी जाती है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। तो इंक्रीजिंग
द सब्सिडीज ओवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग सब्सिडीज ओवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं कि क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी किसी भी कंट्री से ट्रेड रिलेशनशिप नहीं होगा, ये ना ये गलत हो जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और इंपोर्ट को रोकना, और इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ इंपोज किया जाता है बहुत हाई लेवल पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज के टाइम पे यूएसए बहुत हाईली टैरिफ इंपोज कर रखा है दूसरी कंट्रीज पे, ताकि वहां पे दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ना पहुंच पाए, या पहुंचे तो कॉस्टली हो जाए वहां के मार्केट में, और वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को जो वहां प्रोड्यूस होते हैं उनसे बहुत हाईली सब्सिडी देता है। इंक्रीजिंग द सब्सिडी ओवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स कंपनियां वहां की लोकल हैं यूएसए की, उनपे बहुत ही ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड आपका प्रोटेक्शनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, आप देखेंगे कि ये कॉलोनियलिज्म को भी एक्सपेंड करता था। मर्केंटाइलिज्म क्या है, एक्सपेंडिंग कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म को एक्सपेंड करने का मतलब कि तभी तो वेल्थ दूसरी कंट्री से अपने पास आएगा, वही बेसिक फिलॉसफी है। यही पॉइंट मैंने एक लाइन में लिख दिया, उसी को एक्सपेंड करता जा रहा हूं मैं। दूसरी कंट्रीज से आपको रॉ मटेरियल को लेकर के आना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कहा जाएगा टू कलेक्ट रॉ फ्रॉम कॉलोनीज, रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉलोनीज एंड यूजिंग कॉलोनीज एज ए मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा फिनिश गुड्स जो है आपका, गुड्स है कॉलोनीज एज ए मार्केट, एज ए मार्केट, ये पॉइंट हो गया। तो यूजिंग द कॉलोनीज एज ए मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के केस में यूज किया था। और उसके अलावा मर्केंटाइलिज्म को प्रमोट करने के लिए यूरोप में पूरी एक हवा या एक पूरी बयार चल गई थी। 1651 में नेविगेशन एक्ट लाया गया ब्रिटेन सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और एक्सक्लूसिवली राइट दिया गया ओनली ब्रिटिश नेवल फोर्स को कि वही जो है ट्रेड करेगी या नेविगेशन का, और कोई शिप्स को नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये मर्केंटाइलिज्म बहुत ज्यादा प्रचलन में था 16वीं या 18वीं शताब्दी में। स्टेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता था, डायरेक्टली इंटरफेयर होता था, क्योंकि वेल्थ कंट्री में आता था और पावर जो है स्टेट की बनती थी, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट में थे आपके कौन, ये आदम स्मिथ, ये इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि ये 18th सेंचुरी के स्कॉलर हैं, और 18th सेंचुरी आते आते इसका अपोज किया जाने लगा मर्केंटाइलिज्म का। जब मर्केंटाइलिज्म का अपोज किया जाने लगा तो उसकी जगह पे एक नया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आया, या एक आइडियोलॉजी प्रोमोलगेट हुई और प्रचलन में आई, यूज में आई, एप्लीकेशन में आई, उसी को कहते हैं लेज़ेस फेयर। लेज़ेस फेयर, लेज़ेस फेयर ये फ्रेंच फ्रेज है या फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है या फ्रेंच फ्रेज है। लीव एलोन, इसका मतलब क्या होता है, लीव एलोन, लीव एलोन यानी किसी को अकेले छोड़ दो। अकेले छोड़ने से एक मतलब कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्या है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक पॉइंट ये हो जाएगा। जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कुछ भी ना हो तो पॉसिबल है कि क्या इकोनॉमी रन करेगी, हाँ रन तो करेगी, बट जो मोनोपोली है वो क्रिएट हो जाएगा। जो वल्नरेबल सेक्शन है ट्रेड में, बिजनेस में या सोसाइटी में, वो बहुत ही हाईली एक्सप्लॉइटेड होगा। जो लेबर क्लास है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होंगे। तो इसीलिए इसको बाद में ये कहा गया कि और मिनिमल
minimal government intervention, that is laissez-faire. An economic system where market forces determine the demand and supply, that is laissez-faire. Market forces that determine demand and supply. What is laissez-faire? Market forces determine डिमांड एंड सप्लाई, यानी गुड्स उतने ही प्रोड्यूस किए जाएंगे जितने मार्केट में डिमांड होगी। जिस गुड्स की डिमांड होगी ऑटोमेटिक प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे या उसको अवेल करवाया जाएगा। तो ये मार्केट है, डिमांड और सप्लाई अपने आप इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करेंगे, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं इसी पॉइंट्स को हम। क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं इसी को पॉइंट को हम। कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी ये हो जाएगा। अब देखिए मर्केंटलिज्म और ये कैपिटलिज्म, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो दोनों सेम तो नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। यहां डिमांड एंड सप्लाई अपने आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट कर लेते हैं। इस वाली कंडीशंस में लेज़ेस-फेयर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत मिनिमम होता है। यहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, कभी सब्सिडी दे रही है तो कभी टैरिफ इंपोज कर दे रही है, ठीक है। और यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है बट बहुत मिनिमम है। ये लेज़ेस-फेयर के प्रोपाउंडर मतलब सपोर्टर कौन है? फर्स्ट नंबर पे आपके आदम स्मिथ हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है आदम स्मिथ से रिलेटेड है कि ही रोट ए बुक है, मतलब कि वेल्थ ऑफ नेशंस। ही रोट ए बुक इन 1776 दैट इज नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक बुक का नाम है आदम स्मिथ की। इस बुक का जो पूरा कंप्लीट नाम है वो ये है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1976 में पूरी बुक का टाइटल ये है, ठीक है। बट उसी में से एक शॉर्ट वर्ड लास्ट वाला जो है वेल्थ ऑफ नेशन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब सवाल ये है कि फर्स्ट बुक इकोनॉमिक्स की वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो आदम स्मिथ ने 1776 मतलब कि 18वीं शताब्दी में लिखी, वो पहली बुक है या आपकी अर्थशास्त्र? ये सवाल है ना कि अर्थशास्त्र पहली बुक है या वेल्थ ऑफ नेशन पहली बुक है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बाई चाणक्य। हु रोट इट? चाणक्य। चाणक्य ये एक दूत कह लीजिए आपके चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम में हुआ करते थे, यानी कि 3rd and 4th है BC में, ठीक है। मौर्यन जब डायनेस्टी रूल करती थी पाटलिपुत्र या पटना में आज के, ठीक है। तो अर्थशास्त्र उन्होंने बुक्स लिखी। तो ये बुक आपकी तो 300 BC बहुत पहले लिखी गई, फिर भी वेल्थ ऑफ नेशन को पहली बुक हम ऑर्गेनाइज्ड वे में मानते हैं। ऐसा क्यों है? कारण ये है कि जो अर्थशास्त्र की बुक है इसका टाइटल अर्थशास्त्र है, बट इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिलेटेड किससे हैं? स्टेट क्राफ्ट से हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि इट्स सब्जेक्ट मैटर से डील्स विद स्टेट क्राफ्ट्स एंड पॉलिटी, डील्स विद स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी, even though its nomenclature as a अर्थशास्त्र, अर्था मीन्स अर्थशास्त्र, दैट इज द इन हिंदी, ठीक है, एंड मीन्स इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश, ठीक। द सेम थिंग्स, अर्थशास्त्र इन हिंदी, इन इंग्लिश इट विल बी द इकोनॉमिक्स। बट नॉमेनक्लेचर नाम खाली इसका है, बट इसमें जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो आपका स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है?
पॉलिटी से रिलेटेड इसके सब्जेक्ट मैटर हैं, या जिसमें जो बातें इंफॉर्मेशन दी गई है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये इकोनॉमिक्स है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक्स नहीं है, बट वनली इसका नॉमेनक्लेचर यानी नाम रखा गया, नामकरण इसका किया गया अर्थशास्त्र। इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स इंग्लिश में, बट सब्जेक्ट मैटर ये डिस्कशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। इसीलिए इसको हम पहली बुक्स नहीं मान सकते। ये आपकी स्टार्टिंग की पहली बुक्स मानी जा सकती है, वेल्थ ऑफ नेशन। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है कि आदम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया वो क्या है, उसको देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन मीन्स व्हाट इज द वेल्थ, है ना, व्हाट इज द वेल्थ। वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। वेल्थ मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। आदम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी दैट डील्स विद क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स आदम स्मिथ के नजदीक क्या है? क्रिएशन ऑफ या जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या क्रिएशन ऑफ वेल्थ, दैट इज द डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू आदम स्मिथ। ठीक, इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ का क्रिएशन, वेल्थ का जनरेशन। ठीक है, ये आपका आदम स्मिथ के नजदीक है। अब सवाल ये है कि वेल्थ को मतलब कि बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये इकोनॉमिक का पर्पस है या वेल बीइंग लोगों का पर्पस है? अगला क्वेश्चन हमारा यही है इसके रिगार्डिंग कि व्हाट आवर क्वेश्चन कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ, क्या यही इकोनॉमिक्स है या सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन मटेरियल वेलबीइंग? क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन मटेरियल well-being. Well-being means that is in single word we can say welfare. In single word we can say that is welfare. Welfare. आदम स्मिथ ये आपके 18वीं शताब्दी के हैं और उसके बाद 19वीं शताब्दी में मार्शल और 20वीं शताब्दी में रॉबिन्स। इन दोनों ने इस डिफिनेशन को क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ दैट इज द मीन्स, दैट इज द मीन्स नॉट एंड, इट इज नॉट द पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्रिएशन ऑफ वेल्थ नहीं है। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल में मीन्स है। किसके अकॉर्डिंग? जो बाद के इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया, जैसे कि मार्शल एंड उसके बाद रॉबिन्स या जितने भी बात के आए उन लोगों ने इसको बताया कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज नॉट इकोनॉमिक्स, इट इज द मीन्स। यानी कि ये पैटर्न है, ये रास्ता है, ये तरीका है। हमारा होल शोल उद्देश्य इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपुल, वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बीइंग या वेल बीइंग या वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड। और किस टर्म में वेलफेयर? मटेरियल वेलफेयर है, मटेरियल वेलबीइंग। तो ह्यूमन मटेरियल वेलबीइंग मैंने कहा, एक ही वर्ड मेंशन किया, कंपैक्ट वर्ड है, इज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर या वेल ऑफ करना, दैट इज द पर्पस। ये मीन्स है, तो ये आपका वेलफेयर क्या हो जाएगा? ये एंड है, ये पर्पस है, ये मकसद है स्टडी का इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये एक्चुअल में एंड हो जाएगा। एंड का मतलब रिजल्ट। ठीक, और इसकी डिफिनेशंस को इन्होंने कहा कि ये मीन्स है। मीन्स का मतलब कि ये प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक, दैट इज द नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है एक्चुअल में? टू मैक्सिमाइज द ह्यूमन वेलफेयर, टू मैक्सिमाइज द ह्यूमन मटेरियल वेलबीइंग,
दैट इज द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. merely producing the goods, enhancement of the wealth, increasing the wealth, creation of the wealth, it just means, it is ये साधन है. मेन पर्पस इकोनॉमिक स्टडी का क्या है? पीपुल्स का वेलफेयर है. ये हमने डिफिनेशंस को, अच्छा अब सवाल ये कि जो मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं, उनके बुक्स या उनके आइडियोलॉजी को मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और उतना ज़्यादा कमीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसीलिए उन इन्फॉर्मेशन को हम वैसे बस एज ए टर्मिनोलॉजी या टाइम टू टाइम यूज़ कर लेंगे, बट उतना डेप्थ में हम नहीं मेंशन करेंगे. जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोर्ड्स पे आपको मेंशन करता हूँ, ये समझिए बहुत ही पिक्यूलियर और बहुत ही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हैं. आप इन इन्फॉर्मेशंस को भी नोट कर लेंगे और हमारे जो भी नोट्स में आपको मिलेंगे 1 पेज 2 पेज का, वो बहुत ही परफेक्ट होगा. और क्योंकि हम बहुत ही सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज उठा करके खंगाल के आपके सामने प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स को एंड करके और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा वो इसी में नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी स्कोप ऑफ द इकोनॉमिक्स, उसके बाद माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें. और कोई भी समस्या, कोई भी मतलब कि डिफ़िकल्टीज आपको टॉपिक्स को समझने से हो तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं. ओके भाई, ऑल द बेस्ट.